स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज हम दोस्तों जो आज का टॉपिक है हमारा वो कंप्लीटली रहेगा कि जब हम एक्सकवेशन करवाते हैं अपने बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जब हम यहाँ पे नींव के लिए, फाउंडेशन पार्ट के लिए एक्सकवेशन कराते हैं, तो एक्सकवेशन कराते टाइम किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे साइट पर एक अच्छा एक्सकवेशन हो पाएगा और एक सेफ्टी के साथ हम एक्सकवेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो किस तरह के चेकलिस्ट यूज होती है इस एक्सकवेशन के दौरान और एक्सकवेशन करवाने से पहले आपको किन बातों का आज की वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों ये जो पार्ट है आपका एक्सकवेशन की चेकलिस्ट, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग का फाउंडेशन पार्ट यदि स्ट्रांग होगा आपका, तभी आपकी बिल्डिंग सेफ रह पाएगी, आपका घर सेफ रह पाएगा। इसलिए हर किसी के लिए, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं या अपना घर बनवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए चलते हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहां पर आपको बता दूं कि एक मैं यहां पे चेकलिस्ट जो आपको दिखा रहा हूं, ये चेकलिस्ट के बारे में हम जो बात करेंगे तो एक एक पॉइंट को रीड आउट करते चलेंगे और उसके बारे में समझते चलेंगे कि साइट पर हम कैसी कंडीशंस इसमें फॉलो हो पाती है। तो यहां पर देखेंगे आप, ये सिविल गुरुजी का यहां पे चेकलिस्ट आपके लिए एक्टिविटी एक्सकवेशन के लिए लोकेशन, जिस भी साइट पर आप वर्क कर रहे हैं वहां की लोकेशन इस पे एंटर कर दीजिए और यहां पर डेट डाल दीजिए। इसके बाद यहां पे नेम, डेट और नंबर ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग का नंबर है, नेम क्या है आपका ड्राइंग का और डेट यहां पर आप इनपुट कर दीजिए इधर वाले कॉलम में। अब प्री एग्जीक्यूशन चेक, जो काम करवाने से पहले करना होता है वो है प्री एग्जीक्यूशन चेक, मतलब एग्जीक्यूट करवाने से पहले आपको करवाना ये काम। तो प्री एग्जीक्यूशन चेक में सबसे पहला पॉइंट है, आर द लेटेस्ट गुड्स और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अवेलेबल, कि आपके साइट पर जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है वो अवेलेबल है या नहीं। अब ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कैसी रहेगी आइए देखते हैं। तो ये जो आपको ड्राइंग दिख रही है, ये ऐसे सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है या नहीं, जिसमें फुटिंग की प्रॉपर मार्किंग दी गई है, जिससे हम एक्सकवेशन की डिटेलिंग निकाल पाएंगे। तो ये ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ये आपको एंश्योर करना है। सबसे पहले पॉइंट में यही लिखा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इज द सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट या सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है आपके साइट पर है या नहीं। ये कैसे देखते हैं, आइए सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो ये जो इमेज देख पा रहे हैं आप, ये है आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें आपको बोर होल, जो बोर करके होल करके हमने जो डेटा लिया है, रीडिंग्स लिए हैं, और ग्राउंड वाटर टेबल की यहां पर हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें यहां पर समझना पड़ता है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में किस तरह से डिटेलिंग्स दी गई होती है। थर्ड पॉइंट में लिखा है, हैव टीवीएम बीन एस्टेब्लिश, आपके साइट पर टेम्पररी बेंचमार्क बनाया है या नहीं। किस तरह से दिखता है आपका टेम्पररी बेंचमार्क, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका टेम्पररी बेंचमार्क, जिससे अब जितने भी हम आगे लेवल लेंगे वो कंप्लीटली आपके टेम्पररी बेंचमार्क से ही फॉलो किए जाएंगे। तो ये टेम्पररी बेंचमार्क आपको बिल्डिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाना है। अपना जो भी आपने बेंचमार्क लिया उससे आपको टीवीएम एस्टेब्लिश करना है और टीवीएम से आपको क्या करना है, आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लेवल आपको यहीं से ही लेने रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टोरेज ऑफ इंटरमीडिएट स्टोरेज आइडेंटिफाइड फॉर सुपरफिशियल मास ऑफ अर्थ एक्सकवेटेड, कि जब आपके साइट पर जब एक्सकवेशन होगा तो एक्सकवेशन का जो एक्सकवेटेड पिट से आप अर्थ निकाल रहे हैं उस अर्थ को कहां रखवाना है, तो वो वाली स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ये आपको कंप्लीटली एंश्योर कर। यहां पर आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो आपका अर्थ यहां से निकला और बाहर हम यहां पे एक्सकवेट पिट को, अर्थ को जो है यहां पर स्टोर करवा रहे हैं, तो ये आपको एंश्योर करना रहेगा। यदि आपके साइट पर ये अवेलेबल है तो यस में जाकर टिक कर दीजिए, वरना NA में लिख सकते हैं आप या रिमार्क में डाल सकते हैं कि ये स्टोरेज नहीं है अवेलेबल, इसको अवेलेबल करवाना चाहिए, या कब तक अवेलेबल हो पाएगा ये आपको रिमार्क में लिखना होगा। अगर जो पॉसिबल है यस में जाकर आप टिक कर दीजिए। तो आप सभी सिविल इंजीनियर्स को जरूरत पड़ती है टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स की पावर से ही आपको जॉब मिलती है और टेक्निकल स्किल्स की पावर से ही आपको ग्रोथ मिलती है। टेक्निकल स्किल्स की भारी समस्या थी इस इंडिया में और साथ में हमारे एजुकेशन पैटर्न में, जिसकी वजह से हम टेक्निकल स्किल्स गेन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब दोस्तों ये आप लोगों के लिए आसान हो गया, जिसमें आप कंप्लीटली निकाल सकते हैं बिल्डिंग की बजट और समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, ड्राइंग रीडिंग को, और एक्सेल को किस तरह से एक्सेल में बजट निकाला जाए। एज पर शेड्यूल ऑफ रेट्स हम बिल ऑफ क्वांटिटी बना पाते हैं। तो ये कंप्लीटली एस्टिमेशन पार्ट में आप सीख सकते हैं। साथ में आप बार बेंडिंग शेड्यूल में सीख सकते हैं कि किस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल में बिल ऑफ स्टील बनाया जाता है और कटिंग लेंथ की हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। साथ में दोस्तों आप सीख सकते हैं कि मटेरियल में कितनी क्वांटिटी हमारा यहां पे मटेरियल लगने वाला है और उसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, कंप्लीटली आपको सिखाया गया है क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस पार्ट में। और साथ में आप बिलिंग इंजीनियरिंग में सीख सकते हैं कि
गवर्नमेंट बिलिंग, आइटम वाइज बिलिंग, स्लैब रेट बिलिंग, रिकंसिलेशन, डीपीआर और प्राइस एस्केलेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये पार्ट भी आप सीख सकते हैं। बिलिंग इंजीनियरिंग में, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में आप सीख सकते हैं किस तरह से क्लॉज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के और टेंडर किस तरह से भरने होते हैं, ये हम सीख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में। साथ में दोस्तों यहां पे अलग अलग आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं, जैसे ऑटोकैड हो, रेविट आर्किटेक्चर हो, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स सीख सकते हैं, और साथ में स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर ईटैब और स्टैट प्रो से सीख सकते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्राइमावेरा और एमएसपी से सीख सकते हैं। साथ में दोस्तों जॉब डिटेक्टिव, रेज्यूमे मेकिंग। दोस्तों ये सारे कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपके दिमाग में तो चल रहा होगा कि साहब इतने सारे कोर्सेज के नाम तो ले दिए, तो ये तो बहुत महंगा कोर्स होने वाला है। हम ऑटोकैड कोर्स करने जाते तो 8-8 हजार रुपए चार्ज कर ले जाता है हमसे, 3ds मैक्स करने जाते तो 12-15 हजार रुपए चार्ज कर ले जाता है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, सिविल गुरुजी हमेशा आप सभी के साथ है, आप सभी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने को रेडी है। और साथ में दोस्तों इस कोर्स की जो सिविल गुरुजी की फीस है वो है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए सिविल गुरुजी चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों आप मात्र 14,847 गुरुजी कूपन कोड को यूज करके 14,847 रुपए, 14,847 रुपीज में ये सारा पार्ट आप यहां पे सीख सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहां पर सभी सॉफ्टवेयर भी सिविल गुरुजी की तरफ से ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 550 से ज्यादा प्री रिकॉर्डेड के लेक्चर। सोच रहे हो दोस्तों आपको पूरा पार्ट बिल्कुल डिटेल में सिखाया गया है यहां पर, कि एक एक चीज आपको बेसिक से लेकर डिटेल, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट किस तरह से वर्क करता है वो आपको इस पूरे सेशन में सिखाया गया है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर रात के 12 बजे पढ़ने का मन करता है, रात के 12 बजे भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस ड्राइंग्स वगैरह भी आपको यहीं पे मिलेंगी। साथ में कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, कोर्स ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और सभी सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों कॉल करो 9111001234। ध्यान से देखिए नंबर नीचे आ रहा है 91110012। इसके बाद यहां पर लिखा है आर एक्सेस रूट्स अवेलेबल। देखिए एक्सेस रूट्स मतलब क्या है कि जब आपकी साइट है तो साइट से जो आपकी मशीनरी आनी है, जो आपके डंपर यहां पे आने हैं, आपके हैवी मशीनरी जो भी आएंगी या इंजीनियर्स आएंगे यहां पर, तो वो प्रॉपर्ली एक्सेस जो रूट है आपका उससे आ पाएंगे या नहीं। ऐसा तो नहीं रूट ब्लॉक हो गया, तो आपको यहां पर रूट भी देखना पड़ेगा कि जिससे आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर ये पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि ये तो रूट है, मेन रूट है ये तो, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर एक रूट बनाया हुआ है, एक कच्चा रूट है ये जो बनाया हुआ है यहां पे, जिससे हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसा रूट आपको यहां पे एंश्योर करना पड़ेगा जिससे आपकी मशीनरी, डंपर, आपके जितने भी हैं हैवी मशीनरी आती है साइट पर, ये पहुंच पाए। तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा। अगर है तो आप यहां पे यस में जरूर टिक करिए, वरना एनए या रिमार्क में आप जरूर टिक करके रखिएगा यहां पर। फिर इसके बाद आर ट्रीज प्रेजेंट, क्योंकि ट्रीज जो है हमें कट करानी होती है, तो ट्रीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें कट कराना होता है, इसकी परमिशंस लेनी पड़ती है हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि जब हम ट्रीज काट रहे हैं यहां पर, और यहां पर जब ट्रीज कट रही है आपको, तो उसकी प्रॉपर्ली आपको पहले बताना पड़ेगा अपनी इसमें चेकलिस्ट में कि ट्रीज वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आप यहां पर लिख दीजिए नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, और यहां पे यस एनए और रिमार्क में जरूर लिखिएगा नंबर ऑफ ट्रीज कितने आपके साइट पर प्रेजेंट हैं। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिप्लॉय लार्जर एक्सकवेशन मशीनरी, कि आप अपनी साइट पर जो लार्जर एक्सकवेशन मशीनरी है उसको लेकर आ पाओगे या नहीं, कि जो हमारे यहां पे हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मशीनरी आएगी उसको लेकर आना कब पॉसिबल है, जब एक्सेस इतनी जगह है हमारे पास, तभी हम जेसीबी को ला पाएंगे। अब ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं जेसीबी से हम गड्ढा खुदवाते हैं वहां पे, क्यों? क्योंकि अलग अलग कारण भी होते हैं कि छोटा साइट है वो, या वहां पे हमारे लोकेशन में जेसीबी या मशीन किसी भी तरह का नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आपको चेक करना रहेगा, वहां पे इंश्योर करना रहेगा कि आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे वो मशीनरी पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए आपको यहां पर यस एनए या रिमार्क में जरूर लिखिएगा उसके बारे में। फिर यहां पर आपको लिखना है कि इज अ रैंप फॉर व्हीकुलर मूवमेंट रिक्वायर्ड। देखिए रैंप इसलिए जब आपके व्हीकल आते हैं तो व्हीकल यहां पर इजीली पहुंच पाएंगे या नहीं, तो इसलिए आपको रैंप बनवाना पड़ेगा। रैंप मतलब इंक्लाइंड सरफेस जो जिससे हम इजीली मूवमेंट अपने हैवी व्हीकल्स का। तो ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं चेकलिस्ट का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, लास्ट में बताऊंगा आपको किस तरह से आपको डाउनलोड करना है ये पीडीएफ फाइल को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हैज अ ग्रिड लाइन मार्किंग बीन डन एट एप्रोप्रिएट स्पेसिंग। देखिए ग्रिड लाइन मार्किंग क्या होती है आपकी, कि जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं तो आपके पास सेंटर लाइन लेआउट मिलता है आपको। ये सेंटर लाइन लेआउट है जिसमें ग्रिड्स बनी हुई हैं। इन ग्रिड लाइन से हम क्या निकालते हैं, सेंटर पॉइंट निकालते हैं अपने कॉलम का, फुटिंग का और अपने एक्सकवेशन का सेंटर पॉइंट। तो इस तरह से मार्किंग हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो ये बीच में रॉड डली हुई है, स्टील रॉड, तो ये सेंटर पॉइंट है। और यहां पर चारों तरफ ये चूना मार्किंग जो चल रहा है इधर, ये क्या है आपका यहां पर कि इतने पार्ट में हमें एक्सकवेशन करवाना पड़ेगा। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ है नहीं हुआ, तो अगर
अगर हुआ है तो आप जरूर इसमें यस कीजिएगा, क्योंकि आप वहां पर चेक करने जा रहे हैं, चेकलिस्ट बना रहे हैं अपने लिए कि किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं चीजों को। यदि हुआ है तो यस कर सकते हैं, वरना आप रिमार्क या एनए में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है यहां पे आर सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर नेबरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देखिए क्या होता है, जब एक्सकवेशन कराते हैं ना तो बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ते हैं। जो एक्सकवेशन पिट है हमारे पास, उसके चारों तरफ हमें बैरिकेड करवाना पड़ता है, किसी भी तरह का यहां पे एक्सीडेंट ना हो। तो इसलिए देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि पीछे यहां पे पोल लगा हुआ है और यहां पर हमने इसको बैरिकेड करवाया हुआ है। इधर ये पीछे बैरिकेड जो आपको दिख रहा है, ये इसलिए कि किसी भी तरह का, अब यहां पर जो है किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो, हमारा सबको पता रहे कि यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसके कारण अंदर एंटर ना हो। तो इसलिए आपको यह इंश्योर करना है कि किसी भी तरह का आपका यहां पर एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली मार्किंग करवानी पड़ेगी। साथ में फर्स्ट एड किट आपकी साइट पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का वर्क हो, चाहे वो एक्सकवेशन वर्क हो या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क होता है, तो यहां पर इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि यहां पर किसी भी तरह का यहां पे हार्मफुल एक्टिविटी हो रही हो, यहां पे किसी भी तरह का यदि इंजर्ड हुआ है कोई हमारा लेबर इंजीनियर, तो हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें कम से कम, तो उसके बाद हॉस्पिटल हम इसको ट्रांसफर कर पाएं। लेकिन फर्स्ट एड किट आपके साइट पर अवेलेबल है या नहीं, तो आपको यह भी इंश्योर करना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। इज इट पॉसिबल टू एम्प्लॉय वाटर पंप? देखिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब हम वर्क करते हैं और स्पेशली इन एक्सकवेशन, तो हो सकता है यहां पे पानी भर जाए, किसी भी कारणवश पानी भर जाए यहां पर, चाहे आपके ग्राउंड वाटर से आ जाए या आपके रेन वाटर आ जाए, सुनामी से, किसी भी कारणवश आपके पानी यहां पे घुस गया, तो आपको उस एक्सकवेशन पिट से पानी निकलवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वाटर पंप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर वाटर पंप डाला हुआ है और ये पाइप है, और ये पाइप यहां से ड्रेन में जाके पानी छोड़ रहा होगा। तो इस तरह के वाटर पंप भी आपको रखने चाहिए पहले ही कंस्ट्रक्शन साइट पर, जिससे किसी भी तरह का अगर पानी भरा है आपके एक्सकवेशन पिट में तो आप उसको रिमूव करा सको, क्योंकि आपका जो सॉइल है वो ड्राई रहना चाहिए हमेशा। कंस्ट्रक्शन करने से पहले सॉइल हमेशा ड्राई रहे, जिससे आप यहां पे वर्क इजीली एक्टिवेट करवा पाए। अब यहां पर लिखा हुआ है कि डज द डेप्थ टू बी एक्सकवेटेड इंक्लूड द डेप्थ ऑफ द कंस्ट्रक्शन सोलिंग। सोलिंग मतलब एक हार्ड स्ट्रेटा आपको मिल जाए यहां पर, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि हमने जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है उसमें आपको सोलिंग की जो डेप्थ है वो भी इंक्लूड करनी है। सोलिंग मतलब ये हार्ड स्ट्रेटा जो आपको है, या आप आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरली आपको मिल रहा है, तो आपको उसका ध्यान देना है, वो भी आपका इंक्लूड होना चाहिए डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन में। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि हैज द कंसल्टेंट इंस्पेक्टेड द साइट। जो कंसल्टेंट जो इस पूरे एंटायर वर्क को कंसल्ट कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट जो है आपके, वो साइट पर काम होने से पहले आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर देखने आए हैं या नहीं, कि सारे एक्टिविटीज हमने ये फॉलो कर लिए, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं। क्योंकि एक्सकवेशन करने से पहले सेंटर लाइन मार्किंग करनी पड़ती है हमको, सेंट्रल एज पर सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग से, जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, चूना मार्किंग करते हैं, अपने बुर्जीज बनाते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से बन चुकी है नहीं, ये आपके कंसल्टेंट का काम रहेगा। और भी हमें यदि कोई सलाह देनी हो तो वो भी कंसल्टेंट देंगे। इसलिए आपके इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कंसल्टेंट एक बार विजिट करने आ गए हैं या नहीं आए हैं, उसके बाद ही आप एक्सकवेशन का टास्क परफॉर्म कराइएगा। और यहां पर यस, एनए और रिमार्क में लिख सकते हैं। रिमार्क में आप ये लिख सकते हैं कि कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं, तो उसकी डेट जरूर लिख दीजिए यहां कि आर द रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल। की कंस्ट्रक्शन करते टाइम हमें अलग अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जेसीबी, और यहां पर हमारा जो सॉइल निकलेगा उसको हम लेकर जाएंगे एक्सकवेशन करने के लिए। यहां पर डंपर लगे हुए हैं, देन अलग अलग फावड़े लगे हुए हैं। तो ये एक्सकवेशन करने के लिए जरूरी टूल्स होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पर है या नहीं, ये आपको एंश्योर करना होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई आपकी प्री एग्जीक्यूशंस की। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल रजिस्टर आपका मेंटेन है या नहीं। ब्लॉक लेवल रजिस्टर को आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये 4 अलग अलग जगह पे आपके एक्सकवेशन चल रहे हैं। एक बड़ा साइट आपका 4 अलग अलग जगह पे एक्सकवेशन चल रहे हैं, तो सभी के लिए आपने अलग अलग ब्लॉक, मतलब इनको क्या कहोगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। तो ये चारों ब्लॉक के लिए अलग अलग आपके रजिस्टर आपने बनाया हुआ है, मेंटेन करने के लिए नहीं किया हुआ है, तो आपको ये एंश्योर करना रहेगा ड्यूरिंग द चेक। सेकंड लिखा हुआ है आर द लेआउट एंड अलाइनमेंट एज पर ड्राइंग। आपका जो लेआउट है ये परफॉर्म हो चुका है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आपको, तो ये आपको एंश्योर करना रहेगा। थर्ड आपको चेक करना रहेगा हैज द रिक्वायर्ड डेप्थ कट बीन अचीव्ड। जो आपको रिक्वायर्ड डेप्थ दिया हुआ है एक्सकवेशन का, जैसे आप देख रहे हैं एनजीएल से 2200 mm आपको डाउन जाना है, नीचे बिलो द ग्राउंड लेवल जाना है आपको 2200 mm। तो 2200 mm आपका अचीव हुआ है नहीं हुआ, ये आपको चेक करना रहेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन में। क्योंकि एग्जीक्यूशन के समय जब हम यहां पे फावड़ा चलवा के या जेसीबी मशीनरी चलवा के यहां पे जब एक्सकवेट करवाएंगे, तो हमें मेजर करना पड़ेगा कि 2200
mm का हमें एनजीएल कहां से मिलेगा हमें, हमने लेवल कहां से लिया, टेम्परेरी बेंचमार्क से लेवल लिया हुआ है एनजीएल का, एनजीएल से इसको मेजर करेंगे कि 2200 mm अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट तो हमारा अप डाउन हो, तो वहां पर जो हमें लेवल लेना है वो टीबीएम से हमने एनजीएल का लेवल ले लिया, एनजीएल से डाउन हम 2200 mm हर एक एक्सकवेशन के लिए गए या नहीं, ये आपको चेक करना रहेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है, हैज द प्रॉपर शोरिंग एंड स्ट्रेटिंग बीन डन इन लूज सॉइल। जब लूज सॉइल होती है ना, तो वो लूज सॉइल आपके जो है डाउन जाती रहती है, नीचे गड्ढे में गिरती रहती है, जिससे आपका कंक्रीट इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करो, आप क्लोज टिम्बरिंग लगवा दो या इसको स्ट्रेटिंग बोल दो यहां पर। तो इसने हमने यहां पे क्लोज टिम्बरिंग लगवा दी, तो अब इजीली यहां से क्या होगा, जो लूज सॉइल है वो यहां पर नहीं गिरेगा बार बार। तो इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं लूज सॉइल को बचाने के लिए, कि लूज सॉइल आपका बाहर ना आए, इसके कंक्रीटिंग करते टाइम इफेक्ट ना करे आपको। नेक्स्ट यहां पर है कि इज द एक्सकवेशन बैरिकेडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखिए किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो, तो आपको फिर से जब आप एक्सकवेशन करवा रहे हैं तो उस दौरान बैरिकेड करवा दो 1 मीटर की दूरी पर, जिससे आपका यहां पर किसी भी तरह का एक्सकवेशन में एक्सीडेंट ना हो, कोई लेबर वगैरह ना गिरे यहां से, या कोई हैवी मटेरियल है जो यहां पर नीचे वर्क कर रहे हैं हमारे लेबर, उनके ऊपर ना गिरे, इसलिए एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपको 1 मीटर तक बैरिकेड जरूर करवाना चाहिए। साथ में लिखा है, आर द मार्किंग पिलर सेफली बैरिकेटेड ऑन प्रोटेक्टेड टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस ऑफ मार्किंग पॉइंट। देखिए आपने यहां पर कुछ इस तरह से मार्किंग करवा दी, आपके जो बाहर है साइट के बाहर आपने प्रॉपर्ली मार्क करा दिया, जिससे अलग डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट ना हो, इसलिए आपको कुछ इस तरह से मार्किंग करवानी रहेगी बाहर के साइड जो आपके एंटायर साइट को क्लोज कर रही है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में जो साइट बनती है, तो हम पहले ही इसको क्लोज की। इफ ब्लास्टिंग इज नेसेसरी, ऐसी कंडीशन है हार्ड रॉक है जहां पे हमको ब्लास्टिंग करना पड़ रहा है, तो इज इट बीइंग कैरिड आउट बाय अ सर्टिफाइड लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर। तो हमने ब्लास्टिंग करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सर्टिफाइड लाइसेंस है या नहीं, दूसरा हमने इसकी परमिशन ली है आसपास से नहीं, क्योंकि ब्लास्टिंग करना देखिए सिटीज की कंडीशन में तो बहुत कम चांसेस होते हैं पॉसिबल हो, क्योंकि आउटसाइड द सिटी हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग करने से आसपास के जो घर बने होते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर हम ब्लास्टिंग की बात करें तो देखिए इस तरह से ब्लास्टिंग की जाती है, यहां पर हम डायनामाइट रख देते हैं, उस तरह से डायनामाइट रखने का जो चट्टान होती है वो टूटती है, तो आसपास के घरों में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए यहां पे परमिशंस लेनी पड़ती है, और ये पॉसिबल तो बहुत कम चांसेस है सिटी के कंडीशन में पॉसिबल हो पाएगी। फिर इसके बाद यहां पर आपने चेक्ड बाय, आपको जिसने चेक किया आपने चेक किया, तो आप यहां पे चेक कर दीजिए, चेक में यहां पे अपना नेम लिख दीजिए, साइन डेट और अप्रूव, कौन अप्रूव कर रहा है इसको उसका सिग्नेचर रहेगा, आपके सीनियर का ऑब्वियसली यहां पे आपका सिग्नेचर रहेगा। तो ये था कंप्लीटली चेकलिस्ट। आज आपने समझा एक्सकवेशन का चेकलिस्ट, की एक्सकवेशन करवाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो मैं केवल आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं कि आप समझ पाओ कि जब फाउंडेशन वर्क का काम होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो ऐसे और वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इजीली डाउनलोड करके आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, अपने कांटेक्ट में जरूर शेयर करो ये वीडियो, जो जिसमें वो सभी सिविल इंजीनियर सीख पाए कि किस तरह से एक्सकवेशन का चेकलिस्ट होता है और डाउनलोड कर सके एक्सकवेशन की चेकलिस्ट को। और दोस्तों डाउनलोड करें सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, जिसमें आप ये डाउनलोड कर सकते पीडीएफ फाइल, और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करो सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। तो तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।